अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अयोध्या राम मंदिर एक वकील का मखरूज है, ये कोई मुबालिगा राय नहीं। वो 96 साल तमिल वकील पद्म श्री पद्म भूषण केशवा पारासरन आयंगर हैं, जिन्होंने इससे कबल अटॉर्नी जनरल की कौमी शनाख्त हासिल की थी। एडवोकेट जनरल के तौर पर तमिलनाडु रियासत में जस्टिस कोवेडो प्रसारन, जिन्होंने हिंदू मजहबी मकामात जैसे कि सबरीमालाई मंदिर में 13 से 50 साल की उम्र की ख्वातीन के लिए पाबंदी, सबरीमालाई अयप्पा मंदिर में ख्वातीन के दाखिले पर पाबंदी, अयोध्या राम मंदिर का मुकदमा जीतने में और बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता विकला के दलाइल के बावजूद प्रसारन आयंगर, जिन्होंने दुनिया को चैलेंज किया, वो अपनी मौत से कबल राम मंदिर की तामीर देख लेंगे। அது ஐயப்பன் நடத்தி கொடுத்தது ராமாயணம் நடத்தி கொடுத்தார். அந்த 9 ஜட்ஜிக்கிட்ட பேசக்கூடிய சந்தர்ப்பம் போயிடுச்சு. வயசாகிடுச்சு, உடம்பு முடியுது, மனக்கவலை 4 வருஷம் மனக்கவலை போயிடுச்சேன்னு குறை எனக்கு. அது எப்படி பகவான் சாட்டிஃபிக்கிறாரோ அப்போ தான் நடக்கக்கூடிய நம்ம பிளான் நடக்காது. பெரிய சயின்டிஸ்ட் ஐன்ஸ்டைன் சொன்னான்னு சொல்கிறா, அவன் சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். அவன் சொல்லிருக்கார், எவரிதிங் இஸ் ப்ரீடெஸ்டைன்ட். தி என்டையர் யூனிவர்ஸ் டான்ஸ் தி டியூன் ஆஃப் எ காமன் 5% சொல்கிறார். அதனால் ஐயப்பன் சந்தர்ப்பம் நான் கேட்க முடியல. பாயிண்ட் கொடுத்து வருவேன். மோகன் பால் இன்னும் சில புது பாயிண்ட் ஒரு பாயிண்ட் நல்ல பாயிண்ட் வச்சுருக்காரு. நாம் எதாவது பேசலாம்னு பேசுகிறோம். அது நியாயம் இல்லை, நீயே பேசுகிறீங்க. யாரும் கல்விட்டு அவளை பேசுகிறீங்க. அவங்களும் உடல் சேரப்படுறதில்லை தான். இந்த ராமக்கவியெல்லாம் ஐயங்க பேரும் அது நல்லபடியானாக்கா அதான் பேச சொல்கிறேன். இதெல்லாம் எப்படி வருவது चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा में अंबेडकर की 125 फीट ऊंचे मुजस्समे की नकाब कुशाई की इस तकरीब में वाईएसआरसीपी के लाखों कारकुनान ने शिरकत की और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर रियासत के कई बीसी, एससी, एसटी अक़लियती लीडरों ने भी मुजस्समे की नकाब कुशाई पर तनकीद की है। जगन केसीआर अम्बेडकर के मुजस्समे पर सिर्फ 120 करोड़ की लागत आई है। विजयवाड़ा में वाईएस मोहन रेड्डी अम्बेडकर के मुजस्समे पर 400 करोड़ खर्च करना मशकूक है। आखिर क्यों खर्च हैदराबाद के मुकाबले विजयवाड़ा में कम है? 2024 के इंतखाबात से पहले यहाँ कत्ल व गारत की कोशिशों का सिलसिला जारी है। रियासती ख्वातीन के शोबे की नायब सदर पेड्डा रामानी कुमारी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अरकान आचार्य PVGD प्रसाद रेड्डी को, जिन्हें आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी के पीसी के तौर पर दोबारा मुकर्रर किया गया है, सलामी दी और फूलों के गुलदस्ते के साथ उनका खुशामदीद किया। टीडीपी हलके के यूथ लीडर्स और ज्वाइंट श्रीकाकुलम जिले सरपंच एसोसिएशन के सदर गुंडू शंकर ने कहा कि अन्नदानम तमाम अतियात में सबसे बड़ा दिया है और हम गरीबों के लिए कैंटीन कायम कर रहे और गरीबों की भूख मिटा रहे। टीडीपी यूथ लीडरान और श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट सरपंच एसोसिएशन के ज्वाइंट सदर गुंडू शंकर ने अन्ना कैंटीन का एहतमाम किया और इसके अलावा पुराने बस स्टैंड में ये कैंटीन के जरिए शहर में कई मुकामात पर गरीबों और बेघर अफराद को मोबाइल वैन के जरिए खाना फराहम किया। बीआरएस पार्टी के वर्किंग सदर केटीआर ने हैदराबाद व सिकंदराबाद पार्लिमानी हलकों के इजलास से खिताब किया। केटीआर ने रेवंत रेड्डी से नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पार्टी को 100 मीटर के अंदर दफन करने के मामले को बाद में देखते हैं, लेकिन 100 दिनों में पूरे होने वाले वादों पर अमल आवारी पर रेवंत रेड्डी तवज्जो दें। टीआरएस पार्टी ने रेवंत रेड्डी जैसे कई कायदीन को देखा है जो अपने उरूज के दिनों में फख्र से बोलते हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी ने रेवंत रेड्डी जैसे हजारों कायदीन को देखा है। सीपीआई के कौमी एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान चाडा वेंकट रेड्डी ने वजीर जुपली कृष्णा राव से कहा है कि वो सयाहत में राब्ता आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को बाकायदा बनाए। कनेक्ट आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज यूनियन के एजाजी सदर VS बोस, संघा के जनरल सेक्रेटरी सब्बूर राजामौली और चाडा वेंकट रेड्डी ने सेक्रेटरिएट में महकमे सयाहत के मत्यूलो जुपली कृष्णा राव के साथ अर्जी पेश की। अखिल भारत युवाजना समाख्या और गुरुकुला के उम्मीदवारों की मुश्तरका क़यादत में उन्होंने तेलंगाना गुरुकुला रिक्रूटमेंट बोर्ड के सामने मासाब टैंक के बाला भवन में
دھرنا دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ گروکلا کے نوٹیفیکیشن کی بنیاد پر امیدواروں کی تقرری کی جائے. انہوں نے گروکلا کے امیدواروں کو انصاف دلانے کے نعرے لگائے. اس موقع پر AIF کے ریاستی جنرل سیکرٹری کے دھرمیندر اور ریاستی ورکنگ صدر نیرل کانتی سری کانت نے مشترکہ طور پر کہا ہے کہ گروکلا بورڈ کے ذریعے سال 2023 میں منعقد امتحانات میں شامل ہونے والی خواتین امیدواروں کا انتخاب نوٹیفیکیشن کے مطابق کیا جانا چاہیے. کودنڈا ریڈی کسان سیل کے قومی نائب صدر نے کہا کہ ہم کانگریس کے وعدوں کو پورا کر رہے. دھرانی کے بارے میں گہرائی سے انکوائری کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ قبل سے ایک وزیر کی حیثیت سے KTN نے داؤس کے اپنے دورے کے دوران کلو کہا تھا ٹوٹے ہوئے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے نئی حکومت کو کم از کم 1 سال کا وقت دیا جائے. BRS لیڈر جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ وہ شکست کو ہضم نہیں کر پا رہے. آندھرا پردیش میں زمین کے اندراج کا نظام بہت اچھا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اس کا مطالعہ کریں گے. ہم جلد دھرانی سے متعلق عبوری رپورٹ حکومت کو پیش کریں گے. وزیر اعظم نریندر مودی کی کال کا جواب دیتے ہوئے گورنر ڈاکٹر تمیلیسائی سندرا راجن نے خیرتباد حیدرآباد تلنگانہ میں ہنومان مندر میں صفائی کی ایک مکمل پہل کی. منڈپوں سمیت پورے مندر کے احاطے کی صفائی ستھرائی کے ساتھ کی گئی. ایودھیا میں 22 جنوری کو ہونے والے رام پران پرتشٹھا پروگرام کی تیاری میں وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق یہ اقدام عبادت گاہوں کو صاف کرنے کے ملک گیر کوششوں سے ہم آہنگ ہے. انڈین بیکری کشن باغ حیدرآباد کے قریب دھوکہ دہی اور عصمت دری کے معاملے میں ملزم کی گرفتاری عمل میں آئی. بہادر پورہ پولیس نے خفیہ اطلاع پر ملزم کو گرفتار کر لیا جس نے متاثرہ خاتون کو شادی کا جھانسا دے کر زیادتی کا نشانہ بنایا تھا. متاثرہ خاتون کی جانب سے ایک شکایت موصول ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ملزم نے زبردستی زیادتی کا ارتکاب کیا اور شادی کا جھوٹا وعدہ کر کے اسے دھوکہ دیا. شکایت کے مواد کی بنیاد پر ایک مقدمہ درج کیا گیا. سنیل ڈمپل نے کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جموں کشمیر ریاست کو آرٹیکل 370-35A کو کمزور کرنے، منسوخ کرنے اور انہدام کے لیے یکساں طور پر ذمہ دار ہیں. ریاست جموں کشمیر کی تاریخ اور ڈیموگرافی کو محفوظ کرنے کے لیے انسٹرومنٹ آف ایکشن کنڈیشنز کو لاگو کیا جانا چاہیے. آرٹیکل 370 جموں کشمیر کی عوام کی ایک وراثت تھی اور آرٹیکل 370 جموں کشمیر کا اتہاس، آئیڈینٹی، کلچر، ڈیموگرافی کی گارنٹی تھا. اور بے حد افسوس کی بات ہے کہ آرٹیکل 370 اس ریاست کے اتہاس، آئیڈینٹی، کلچر، ڈیموگرافی کو کمزور کرنے کے لیے تمام نیشنل اور ریجنل پولیٹیکل پارٹیز ذمہ وار ہیں جنہوں نے 26 اکتوبر 1947 کے بعد جموں کشمیر میں حکومت کی ہے. اور ریجنل پارٹیز جتنی بھی رہی ہیں جنہوں نے بھی حکومتیں جموں کشمیر میں کیندر کی سرکار سے گٹھ بندھن کر کے یہ حکومتیں یہاں کی ہیں، ان سبھی گٹھ بندھنوں نے، الائنسز نے 370 ریاست کے درجے کو کمزور کیا ہے. اور جس دور سے آج ہماری ریاست گزر رہی ہے یا 370 کو توڑ دیا گیا
हटा दिया गया, इसके लिए तमाम रीजनल पार्टीज भी उतनी जिम्मेवार हैं जितनी कांग्रेस और बीजेपी 5 अगस्त 2019 को, जिन्होंने रियासत तोड़ दिया, 370 को छीन लिया और हमारा सब कुछ तहस नहस जम्मू कश्मीर के अवाम को कर दिया। और ये बुरे दौर से आज जो हम गुजर रहे हैं, इस बुरे दौर के जिम्मेवार वो रीजनल पार्टीज भी हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में हुकूमतें की हैं 26 अक्टूबर 1947 के बाद। और हमारे बुजुर्ग, हमारे महाराजा हरि सिंह जी, हमारे बुजुर्ग तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनावेली, पीर पंजाल, पहाड़ी लोगों ने एक भरोसे के तहत 26 अक्टूबर 1947 को एक इल्हाक असेशन, ये दो मुल्क थे, जम्मू कश्मीर का एक प्रधानमंत्री हुआ करता था, सदर रियासत हुआ करता था। हमारे बुजुर्गों ने एक भरोसा करके, महाराजा हरि सिंह जी ने भरोसा करके जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत का इल्हाक असेशन भारत के साथ 26 अक्टूबर 1947 को कुछ शर्तों के ऊपर किया था। लेकिन उन शर्तों की कीमत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने जाती मुफाद के लिए उन शर्तों को खत्म करती चली गई। जिस तरीके से 26 अक्टूबर 1947 को कुछ शर्तों के ऊपर इल्हाक हुआ था और 370 उसी में से निकल करके आया था, और 1956 में और 64 में उस समय के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने हमें ये 370 दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 बार 370 ये हटाने से मना कर दिया कि इसको हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन अफसोस देखिए कि जो भी हुक्मरान पार्टियां थी केंद्र में, सेंटर में, अब कांग्रेस ने 1965 में वो पहली पोस्ट जो हमारी प्राइम मिनिस्टर और सदर रियासत की होती थी एबॉलिश कर दी। और कांग्रेस ने ये कहा कि ये घिसते घिसते 370 घिस जाएगा, और 1965 में पहली बार इसको कमजोर करने का साजिश और षड्यंत्र कांग्रेस रचती चली गई। और उनके साथ, कांग्रेस के साथ साथ इन सत्ता के लालच में जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज ने भी समझौता कर लिया। जिस तरीके से आप देखिए कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और उससे पहले मेहरचंद महाजन और सादिक और बख्शी साहब ये प्रधानमंत्री थे, लेकिन 65 के बाद अपने जाती मफाद को लेकर के प्रधानमंत्री पद को जब एबॉलिश किया कांग्रेस ने, कमजोर किया, इल्हाक की शर्तों को कमजोर किया, तो सत्ता के लालच में उस समय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने मुख्यमंत्री के पद को स्वीकार कर लिया और ये कभी नहीं कहा कि इल्हाक की शर्तों को लागू किया जाए। ये इतिहास है। सभी जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम अगर गूगल में भी देखेगी तो ये सारी बातें निकल करके आएंगे कि 1975 में जब इंदिरा और शेख साहब ने अकॉर्ड किया तो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट को कबूल कर लिया। जो वही प्राइम मिनिस्टर जो हुआ करते थे शेख साहब, उन्होंने अकॉर्ड में चीफ मिनिस्टर के पद को स्वीकार कर लिया कि चलिए सत्ता तो है हमारे पास। और उसके बाद 77 तक के बाद फिर डॉक्टर फारूक साहब ने अकॉर्ड कर लिया कांग्रेस से और 370 और इल्हाक की शर्तों की मांग नहीं की। 1996 में फुल फ्लैज ताकत सत्ता में ये हुकूमत की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, तो उनको चाहिए था कि इल्हाक की शर्तें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को लागू करते। 1996 में पूरी मेजॉरिटी के साथ हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस रीजनल पार्टी आई थी, वो चाहती तो ये सारी चीजें लागू कर सकती थी। लेकिन चलिए खैर, अपने हुकूमत करने के लिए उन्होंने समझौता किया होगा किसी वजह से 1996 में। फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी साहब का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का फिर से एक कार्ड हुआ और 370 की आवाज फिर भी नहीं उठाई गई। इल्हाक की शर्तों की, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की बात तब भी नहीं की गई। अफसोस, जम्मू कश्मीर का इतिहास, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी और सब के साथ समझौता होता चला गया। और उसके बाद आपने कांग्रेस और पीडीपी की 2002 के बाद सरकार गठबंधन की बनी, तब भी ना पीडीपी ने कोई आवाज उठाई कि हमें 370 चाहिए, हमें इल्हाक की शर्तें, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट चाहिए। और उस पार्टी से समझौता पीडीपी ने कर लिया जिन्होंने सदर रियासत और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को एबॉलिश किया था और 370 को पहली बार
1965 में के बाद साजिश करते करते कहते कहते कि घिसते घिसते घिस जाएगा, तो पीडीपी ने कांग्रेस के साथ समझौता करके अपनी सरकार बना ली। और अफसोस है, अलायंस करने के बाद, कांग्रेस और पीडीपी के अलायंस के बाद 2015 में देखिए, पीडीपी ने फिर अपने जाती मफाद और सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी के साथ समझौता कर लिया, और फिर भी आवाज नहीं उठाई कि 370 हमें चाहिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, इल्हाक की शर्तें और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट चाहिए। यानी कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, ये 370 स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट सीएम रेवंत रेड्डी जो लंदन के दौरे पर हैं, उन्होंने हिंदुस्तानी नज़ाद बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान से मुलाकात की। ये मुलाकात तारीखी वेस्टमिनिस्टर पैलेस में हुई। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने खिताब भी किया। जमहूरियत हिंदुस्तान और बरतानिया के दरमियान मजबूत तरीन रिश्तों में से एक है। दुनिया को जिन मसाइल का सामना है, उनके हल के लिए जमहूरियत को मजबूत करना नागुज़ीर है। वेस्टमिनिस्टर के महल को 1016 में यूनेस्को ने आलमी सकाफती विरसे के तौर पर तस्लीम किया था। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना के अहदेदारों ने कापड़ा में एक मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर के अहाते पर छापा मारा और कमरे के दर्जे हरारत पर रैकों में जखीरा करने के लिए 5 लाख रुपए मालियत के इंसुलिन इंजेक्शन का भारी जखीरा जब्त कर लिया, जिससे इंसुलिन की कमी और इंजेक्शन की ताकत में कमी वाक़ हो सकती है। इंसुलिन एक दर्जे हरारत की हसास दवा है, जिसे इंसुलिन की अफादियत को बरकरार रखने दर्जे हरारत 30 से 80 डिग्री के लिए 20 पर रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए। कमरे के दर्जे हरारत पर जखीरा करने से ताकत में कमी वाक़ होती है और ऐसे इंजेक्शन का इस्तेमाल ज़ियाबतीस के मरीजों की सेहत पर मनफी असर डाल सकता है। न्यू ऑक्सफोर्ड स्कूल की जानिब से बिरला ऑडिटोरियम आदर्श नगर में कामयाबी का जश्न मनाने के तहत एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें नामपल्ली के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन, अहमद नगर कॉरपोरेटर सरफराज सिद्दीकी, इंडियन ऑयल के सदर मोहम्मद खालिद शरीफ, महमूद हुसैन, सैयद सलीमुद्दीन, मीर अमजद अली, फिरदौस, फेरोज खान मौजूद थे। मेरी जानिब से, हमारे कॉरपोरेटर साहब की जानिब से, मैडम की जानिब से, तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ एक शानदार प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने का। ऑक्सफोर्ड स्कूल की ये बात तो बहुत बड़ी है कि हर वक्त ऐसे प्रोग्राम रखते हुए स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, स्टेज पे आने के लिए और अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए स्टूडेंट को एक अच्छा बेहतरीन प्लेटफॉर्म देते हैं अपने आप को साबित करने के लिए। और आप मोइन भाई साहब को और ऑक्सफोर्ड स्कूल का एक बड़ा सपोर्ट है और एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, खासकर सैयद नगर के इलाके में वहाँ के बच्चों को तालीम याफ्ता बनाने में और बच्चों को आगे बढ़ाने में। मैं इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए, ख़ास तौर से मेरी इज़्ज़तदार पर्दानशी माँ और बहनें जो बैठी हुई हैं, मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने इंतखाबात जब इलेक्शन था तो आपने हमारी सरपरस्ती की, आपने हमारे लिए तकलीफ़ उठाया, आपने जिद्दोजहद की और हमें कामयाब किया। बेशक ये आपकी जिद्दोजहद ने आपने जो की, आपने जो तकलीफ़ उठाई आपके घर से निकल कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में वो इस्तेमाल करने की, ये मेरे लिए एक एहसान की बात है और ये एहसान मैं मेरे सर पर लेकर आगे बढ़ूँगा और कोशिश ये करूँगा कि आपकी नुमाइंदगी कर सकूँ, आपके महल्ले जात में सहूलतें ला सकूँ, आपके बच्चों के लिए नुमाइंदगी कर सकूँ और आपकी एक बेबाक आवाज़ बन सकूं। मगर इस मौके पे आपसे भी ये कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जो लोग हैं ज़्यादातर सैयद नगर फसलांसर इलाके के हैं और मैं खुद वहीं पे पैदा हुआ, पला बड़ा और इस मुकाम तक पहुँचा और इसमें आज जो मैं ये मुकाम पे हूँ, बेशक ये मुकाम अल्लाह के तरफ से है और इसमें आप लोगों का बड़ा हाथ है और आप लोगों का बड़ा करम है और आप लोगों का बहुत बड़ा एहसान है और मैं ये एहसान और आप लोगों की ये जो क़र्ज़ है इंशाअल्लाह ताला मैं मरे दम तक ये अदा नहीं कर सकूँगा, मगर कोशिश ये करूँगा कि आपकी खिदमत कर सकूँ, आपकी नुमाइंदगी कर सकूँ। और मेरी आपसे अदबन दरख्वास्त ये है कि आपके अगर कोई भी मसाइल हो वो आप हमारे सामने लाएँ। सरफराज सिद्दीकी साहब कोशिश करते हैं कि दिन रात आपके दरमियान में रहे, उनके सामने लाएँ या जमात के जो ज़िम्मेदार हैं उनके सामने लाएँ। अगर कोई आपको तकलीफ़ भी पहुंचाता है वो भी हमारे सामने लाए, अगर कोई आपको परेशान भी करता है वो हमारे सामने लाए। बेशक ये बात सही है कि इलेक्शन के दौरान में ये बहुत बड़े पैमाने पे कहा गया कि ये तेज़ है, लड़ता है, झगड़ता है। हाँ, बात सही है, फसलांसर की पैदाइश है तो तेज़पना तो ज़रूरी है।
फसलान सर का हूँ तो मेरे वालिदैन की हिफाजत करना और आगे बढ़ना ज़रूरी है, मगर ये भी जानता हूँ कि नुमाइंदगी किस तरीके से करना चाहिए और आपकी खिदमत किस तरीके से करना चाहिए। और इन 5 सालों में हम कोशिश करेंगे कि फसलान सर को और बेहतर कर सकें, आपके तवक़्क़ुआत पे खड़े रह सकें। मगर ये मैं अकेले या सफ़ा सिद्दीकी साहब अकेले या अर्शिया सुल्ताना मैडम अकेले नहीं कर सकते। जब तक आपका ताउन नहीं रहेगा, आप हमारी रहबरी नहीं करेंगे और आप हमें अपनी तकलीफ़ों से हमें वाकिफ़ नहीं कराएंगे, हम उस पर काम नहीं कर पाएंगे। कोशिश ये करिए कि आप हमसे राब्ते में आएँ, आपकी तकलीफ़ हमें बताएं ताकि हम उस पर काम कर कर आपको सहूलत दे सकें। मैं फिर से आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ और यहाँ पे बुलाने के लिए मोइन भाई साहब और उनके तमाम स्टाफ का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया, आपके सामने बात करने का मौका दिया और यहाँ पे ठहरा कर हमारी इज्जत बढ़ाई। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रियासत आसाम में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर हमला किया गया। कांग्रेस पार्टी ने इस बात की इतला दी है। कहा गया है कि खसाम के शुमाली लखीमपुर में इशरार ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की गाड़ियों पर हमला किया, बैनर्स और पोस्टर्स फाड़ दिए गए। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने भी इस सिलसिले में ट्वीट किया। वाज़ेह है कि राहुल गांधी की ज़ेर क़यादत भारत जोड़ो न्याय यात्रा खसाम में तीसरा दिन मुकम्मल कर रही थी। जयराम रमेश ने मज़ीद लिखा, आसाम के लखीमपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले पर बीजेपी के गुंडों ने हमला कर दिया। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गवर्नर आनंदीबेन पटेल की बावखैर मौजूदगी में लखनऊ में ग्राम श्री संस्था और क्राफ्ट रूट्स के ज़ेर एहतमाम दस्तकारी नुमाइश के इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत की। ये नुमाइश काबिल एहतराम वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल एंड सेल्फ रिलायंट इंडिया का संग बुनियाद और रूह का प्रोग्राम है। तमाम हिस्सा लेने वाले दस्तकारियों और कारीगरों को दिली मुबारकबाद और नुमाइश के लिए नी ख्वाहिशात पेश की। एडवोकेट रामकृष्ण वरंगल ईस्ट से मुकाबला करने वाले एमएलए आम आदमी पार्टी तेलंगाना में रियासती इंचार्ज कन्वीनर डॉक्टर देदी सुधाकर की मौजूदगी में हैदराबाद हेडक्वार्टर में शामिल हो गए। तकिया लालपुरा बेरवा में दानिश स्पोर्ट्स एकेडमी का इफ्तिताह किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी 62 RR बेरवा, मेजर स्पाम बेरवा और रमीरवा इस वसत कश्मीर सैयद अब्दुल लतीफ बुखारी दानिश स्पोर्ट्स एकेडमी ने ड्रग्स आउट स्पोर्ट्स को जारी रखा, जिसकी पहल लड़कियों में अपने दिफा को फरोग देती है, और बॉयज गर्ल्स स्पोर्ट्स एकेडमी का इफ्तिताह किया। तकबाल बेरवा ने लड़कियों और लड़कों के लिए खुद दिफाई तरबियत को फरोग देने के अलावा वादी कश्मीर में जहनी सेहत के मसाइल की बढ़ती हुई तादाद पर भी जोर दिया। भारत अभियान, तो उस अभियान को सफल बनाना हम सब का कर्तव्य है, हम सब का फ़र्ज़ है। इसलिए जो हमारे बच्चे हैं उनको ड्रग से दूर रखने के लिए ज़रूरी है कि उनको हम खेलों की तरफ मायल करें, उनकी तवज्जो खेलों की तरफ हम फेर दें, तो ताकि वो ड्रग्स की जो लानत है उससे बच जाए। ख़ास तौर नौजवान हमारा मुस्तकबल है, हमारी कौम का मुस्तकबल है, हमारे मुल्क का मुस्तकबल है। इसकी ज़िंदगी को ठीक बनाना वालिदैन का भी फ़र्ज़ है और हमारा भी फ़र्ज़ है। मैं बहुत खुश हुआ कि दानिश एकेडमी स्पोर्ट्स एकेडमी की तरफ से यहाँ जो टाइक्वांडो का जो चैम्पियनशिप उसका जो इनाग्रेशन हुआ, मेजर साहब भी आए थे, तो ये एक अच्छा कदम है। इससे इस इलाके में जो बच्चों की तवज्जो है वो खेलों की तरफ जाएगी और खेलों से जो उनकी सरप्लस एनर्जी है वो ठीक तरह से चैनलाइज हो जाएगी और वो जिस्मानी तौर भी मजबूत हो जाएंगे और अपना सेल्फ डिफेंस करने के काबिल भी हो जाए। ड्रग्स ने तो बहुत तशवीशनाक सूरत अख्तियार की है पूरे कश्मीर में, पूरे भारत में, पूरे मुल्क में। तो ये जो हमारा नौजवान है शाह आफ्ताब, इसने नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल हासिल किया, दानिश साहब ने भी गोल्ड मेडल हासिल किया। तो मैं इन दोनों को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने जो ये एकेडमी शुरू की है इससे हमको बच्चों को ड्रग्स से हटाने में बहुत मदद मिलेगी। मैं इन दोनों को मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये मज़ीद कोशिशें करेंगे, ऐसे प्रोग्राम मुनक़्क़द करेंगे जिससे यहाँ खेलों को ज़्यादा फ़रोग़ मिले। तो यही है अपने नौजवानों से कि जो ड्रग्स में मुब्तला हैं, ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, उनको मेरी तरफ से ये मैसेज है कि वो इससे दूर रहें।
کیونکہ ڈرگس جان لیوا چیز ہے، یہ آپ کے اخلاق کو خراب کرتی ہے، جرائم کو بڑھاتی ہے، آپ کے مستقبل کو تباہ کرتی ہے۔ تو میں جوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ڈرگ سے باز آ جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں والدین سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں پر پوری نظر رکھیں، نگہداشت رکھیں اور اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ وہ کہیں ڈرگس کی لعنت میں، ڈرگس جو یہ ڈرگ ایبیوز ہے اس میں وہ مبتلا نہ ہو جائے۔ شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔